बाकी द ग्रैपलर पार्ट 3। जब बाकी हानमा को एक बॉक्सिंग चैंपियन के द्वारा बुली किया जाता है। हम देखते हैं रियल फाइटिंग कराटे टूर्नामेंट जीतने के बाद बाकी हानमा पूरे 15 से 20 किलोमीटर रनिंग करने के बाद घर पर पहुंचता है। दरअसल इस समय पर बाकी हानमा अपने घर पर नहीं रहता था, बल्कि वो काजुए के घर पर किराए पर रहता था। सो घर पहुंचते ही बाकी टंकी के पानी से अपने सर को धोने लगता है। तभी इस घर की मालकिन यानी कि काजुए की मॉम किनियो मात्सुमो आ जाती हैं, जिन्हें देखते ही बाकी कहता है, मिस लैंडलेडी, आपका किराया तो मैं भूल ही गया। मुझे जैसे ही जीतने के पैसे मिलेंगे मैं आपका किराया चुका दूंगा। जिस पर लैंडलेडी कहती हैं, डोंट वरी, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब तुम चुका देना। वैसे आज लगता है तुम कुछ ज्यादा ही पिटाई खाकर आए हो। जिस पर बाकी अपना शरीर धोते वक्त कहता है, हाँ वो मैं कराटे टूर्नामेंट में फाइट कर रहा था, देखिए मेरा एक दांत भी टूट चुका है। जिस पर लैंडलेडी कहती है, देखो बाकी, तुम्हें अपने मुंह को नमक के पानी से धोना चाहिए, मेरे पति भी हमेशा यही करते थे। कर इसके बाद बाकी अपने शरीर के पानी को हटाने के लिए अपने शरीर को तेजी से हिलाने लगता है, मगर लैंडलेडी उसके शरीर को तौलिए से साफ करते हुए कहती हैं, तुम बिल्कुल मेरे पति की तरह हो, वो भी हमेशा इसी तरह से ही फाइट करके घर पर आते थे और उनके शरीर पर काफी सारे निशान और चोटें हुआ करती थी। चलो बाकी अब पीछे मुड़ो, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शरीर अच्छे से साफ कर देती हूँ। बाकी आज तुम कराटे फाइट करके आए, फिर किसी दिन तुम जूडो फाइट करके आओगे। मेरे पति की तरह ही हर बार तुम्हारा अपोनेंट अलग अलग रहता होगा और ये तुम्हारे साथ हमेशा चलता रहेगा। बाकी तुम जानते हो मेरे पति एक दिन काफी ज्यादा खुश होकर घर पर वापस आए थे। वो उस दिन इतने ज्यादा खुश थे कि जैसे किसी बच्चे ने एक बड़े फाइटिंग टूर्नामेंट को जीत लिया हो। लेकिन वो दिन मेरे पति के साथ आखिरी दिन था। वो खुद तो हमें छोड़कर चले गए और मेरे साथ काजुए को छोड़ गए, मेरी हंसती खेलती बच्ची काजुए। कर बाकी चलो, तुम्हारा शरीर अब साफ हो चुका है, अब निकलो अपने कमरे में जाओ, मैं काजुए को नमक का पानी लेकर तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी। उस पानी से तुम अपना मुंह साफ करना मत भूलना। और एक बात और बाकी, काजुए एक काफी शांत किस्म की लड़की है, वो तुम्हारी तरह फाइट करने की सोच भी नहीं सकती। खैर इसके बाद बाकी अपने रूम में पहुंचता है, जहां पर हम बाकी के डॉग मुसाशी को भी देखते हैं। डॉग मुसाशी के बगल में एक लेटर भी रखा होता है, जिसमें काजुए ने लिखा था कि मुसाशी ने दिन में खाना खा लिया है, मगर उसे रात का खाना देना बाकी है। सो इसके बाद बाकी डॉग मुसाशी को सोया मिल्क पिलाने लगता है। तभी यहाँ पर काजुए बाकी के लिए खाना लेकर पहुँच जाती है, जिस पर काजुए कहती है, मेरी मॉम ने ब्राउन राइस बनाई थी, तुम इसे खा सकते हो। इसके बाद बाकी हानमा ब्राउन राइस खाते हुए काजुए को थैंक यू कहता है। सामने से काजुए कुछ सोचते हुए बाकी से कहती है, बाकी मैं जानती हूँ तुम काफी हार्ड ट्रेनिंग करते हो, साथ में तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा, मगर मैं सोच रही थी कि तुम्हें कुछ दिन के लिए स्कूल भी आना चाहिए। जिस पर बाकी कहता है, ओह स्कूल, ठीक है मैं जरूर चलूंगा। सो खाना खाने के बाद बाकी इस घर के बेसमेंट में जाने लगता है, जिस बेसमेंट के अंदर बाकी के ट्रेनिंग करने की पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ चारों ट्रेनिंग करने और वर्कआउट करने के इक्विपमेंट लगे होते हैं। बाकी ने यहाँ एक दीवार पर काफी सारे फाइटर्स के फोटो भी लगा रखे होते हैं, जिसमें जिन भी फाइटर को अब तक बाकी हरा चुका होता है वो उन पर एक कट का निशान लगा देता है। जिस पर बाकी कहता है, कराटे समझने के लिए सूडो को हराना जरूरी था। खैर अगर मैं अपनी अगली फाइट अब हार गया तो सूडो सच में मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। इसके बाद बाकी इस बेसमेंट में अपना वर्कआउट और ट्रेनिंग करने लगता है। अगली सुबह बाकी ट्रैक सूट पहनकर रोड पर रनिंग करने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो सबसे पहले अपने शरीर की मसल को स्ट्रेच करने लगता है। बाकी अपने साथ अपने डॉग को भी लाया होता है, जहाँ बाकी कहता है, हे मुसाशी, आज मैं
मैं 30 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग करने वाला हूँ। सो अगर तुम भागते भागते थक गए तो मैं तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दूंगा। बाकी अपने डॉग के साथ 30 किलोमीटर की रनिंग शुरू कर देता है, लेकिन बाकी का डॉग रास्ते में ही थक कर बैठ जाता है। मगर इसके बाद बाकी करता ये है, वो अपने डॉग को ही उठाकर आगे की ओर रनिंग कंटिन्यू करने लगता है। घर पर कोजुए की मॉम नहा धोकर सुबह अपनी पति की पूजा कर रही होती हैं। उसी वक्त बाकी अपनी 30 किलोमीटर की रनिंग करके वापस आ चुका होता है। साथ में ही वो अपने डॉग को सर पर रखकर वापस लाया होता है, जिसे देखकर तो कोजुए की मॉम भी हैरान हो जाती हैं। बाकी के पसीने छूट रहे होते हैं, जिसके बाद वो कुछ देर सीमो सीको की प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद बाकी फिर बेसमेंट में अपनी ट्रेनिंग करने पहुंच जाता है, जहां बाकी सबसे पहले एक रस्सी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता है। फिर वो छोटे पंचिंग बैग पर स्पारिंग प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद बाकी एक बड़े पंचिंग बैग पर अपने पंचेस और किक्स की प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पर उसके पंचेस और किक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इससे हर बार ये पंचिंग बैग हवा में लहराने लगता है, और बाकी हानमा की इस मूव से आखिर में वो पंचिंग बैग ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद बाकी पसीने में लथपथ बेसमेंट से बाहर निकलता है, और वो बाहर सीधा नंगा होकर पानी के पाइप से नहाने लगता है। कोजुए कुल्ला करते हुए बाहर निकलती है, और उसकी एक नजर बाकी हानमा पर पड़ती है, जिसे देखते ही बाकी सीधा अपनी रूम की ओर निकल लेता है। कपड़े पहनने के बाद बाकी अपनी डाइट को रेडी करने लगता है। वो मिक्सी के जार में 4-5 अंडे और ओकारा यानी कि सोयाबीन का चूरा और आधा लीटर दूध डाल देता है, जिसके बाद वो इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेता है। यहाँ कोजुए बाकी को देखती है, जिस पर बाकी कहता है, हा मेरी शाइनी बॉडी देखकर तुम एक्साइटेड हो गई होगी। ऑलराइट, मेरा मिल्क शेक रेडी हो चुका है, अगर तुम्हें पीना हो तो बता देना। इसके बाद बाकी अपने मिल्क शेक को पूरा एक ही बार में पी जाता है, और इसके बाद बाकी कोजुओ के साथ स्कूल की ओर जाने लगता है, जहाँ कोजुओ ने बाकी से कुछ सवाल पूछा होता है, जिस पर बाकी कहता है, हाँ मैन, तुम्हारा फिर वही सवाल। जिस पर कोजुओ कहती है, वेल तुम जवाब नहीं दोगे, इसीलिए मुझे बार बार तुमसे पूछना पड़ता है। जिस पर बाकी कहता है, ओ तो तुम्हारा सवाल ये है, आखिर तुम किस लिए इतनी मेहनत करते हो? इसका जवाब देना इतना भी आसान नहीं है। तुम हमेशा सूरज उगने से पहले रोज ट्रेनिंग करते हो। तुम अपना स्कूल भूलकर दिन भर पंचेस और किक्स की ट्रेनिंग करते रहते हो। जिस पर काजुए कहती है, आखिर ये बातें तो मैंने तुमसे कभी भी नहीं कही, तो आखिर तुमने सुना कैसे? जिस पर बाकी कहता है, ऑफ कोर्स मैं उस घर में तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। जिस पर कोजुए कहती है, बाकी मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है तुम घर छोड़कर जा चुके हो, मगर फिर तुम घायल होकर वापस घर पर आ जाते हो। इसीलिए तो मैंने तुमसे वो सवाल पूछा, आखिर तुम इतनी मेहनत किस लिए करते हो? जिस पर बाकी हंसते हुए कहता है, वेल मेरा सीधा जवाब तो यही रहेगा, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता हूँ, आई गेस। जिस पर काजुए हैरान होते हुए कहती है, सच में? क्या तुम सच में सीरियस हो? बाकी और कोजुए बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी एक ताकेयामा नाम का बॉक्सर बाकी को रोकते हुए कहता है, ओ तो तुम हो बाकी हानमा, द कराटे चैंपियन। मैंने सुना है तुमने रियल फाइटिंग टूर्नामेंट में काफी खतरनाक फाइट की थी, और तुमने इंटरव्यू में कहा था कि तुमने एक ही महीने में कराटे सीख लिए। जिस पर बाकी कहता है, नहीं, मैं तो उस टूर्नामेंट में गलती से जीत गया था, क्योंकि हर टूर्नामेंट की तरह ही उस टूर्नामेंट में कोई भी अच्छा फाइटर था ही नहीं। जिस पर बॉक्सर ताकेयामा कहता है, क्या कहा? उस टूर्नामेंट में कोई अच्छा फाइटर नहीं था? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, गलती मेरी ही थी। मेरी क्लास में होने के बावजूद मैंने तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं किया, जिसका मतलब ये है तुमने अपने अंदर की ताकत को सबसे छुपा कर रख रखा है। खैर यहाँ पर कोजुए कहती है, चलो बाकी हमें स्कूल चलना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर नहीं लड़ना चाहिए। जिस पर ताकेयामा कोजुए पर नजर गड़ाते हुए कहता है, कोजुए मात्सुमोतो, क्या तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद करके रख सकती हो? दिखता नहीं क्या मैं बाकी से बात कर रहा हूँ? सो बाकी, क्यों ना तुम मुझे स्कूल बॉक्सिंग क्लब
में आके मिलो, या फिर हम दोनों यहीं पर तुम्हारे कराटे देख लेते हैं। खैर ताकेयामा यहाँ पर बाकी से लड़ने के फुल मूड में होता है और वो उसे बुली कर रहा होता है, मगर तभी यहाँ स्कूल का कोच आ जाता है जो कि बच्चों के सामने ही सिगरेट भी पी रहा होता है और वो ताकेयामा को दूसरों बच्चों को बुली करने से भी रोक रहा होता है, मगर इससे ताकेयामा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कोच के मुंह पर एक पंच से अटैक करता है और इस पंच से कोच की वो सिगरेट 2 टुकड़ों में कट जाती है, जिस पर ताकेयामा कहता है हमारे बॉक्सिंग क्लब में सिगरेट पीना मना है, और ये कहकर ताकेयामा यहाँ से जाने लगता है और बाकी भी स्कूल में अंदर जाने लगता है। स्कूल में हम देखते हैं आज के दिन कुछ स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम चारों तरफ अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स को खेलते हुए लड़कों को देख सकते हैं। स्कूल पहुंचते ही हमें पता चलता है कि ये ताकेयामा नाम का बॉक्सर काफी ज्यादा फेमस है। इसे मॉन्स्टर किड के नाम से जाना जाता है और ऊपर से इसका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया भी आई होती है। साथ में ही अमेरिका का एक कोच भी इसे अपने साथ ले जाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। बाकी अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है। इस बीच वो कहता है सच में ताकेयामा तो काफी ज्यादा फेमस है, जिस पर कोचे कहती है हाँ, जब से वो एशियन गेम्स में जीता है तब से ही उससे दुनिया में काफी ज्यादा लोग जानने लगे हैं। यहाँ से बाकी आगे जा रहा होता है, तभी कुछ मीडिया के लोगों की नजर बाकी हानमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो भी मीडिया के लोग ताकेयामा का इंटरव्यू ले रहे थे वो अब बाकी की ओर देखने लगते हैं। यहाँ एक रिपोर्टर कहता है देखो वो है बाकी हानमा, वो वही लड़का है जिसने कल के दिन रियल फाइटिंग टूर्नामेंट को जीता था। बाकी यहाँ से बचकर अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है, मगर सभी रिपोर्टर्स बाकी हानमा को चारों ओर से घेर लेते हैं, क्योंकि काफी समय से बाकी हानमा मिस्टीरियसली फाइटिंग की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। दूसरी ओर हम देखते हैं ताकेयामा को, जिसका अब कोई भी इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, क्योंकि सारे इंटरव्यू लेने वाले तो बाकी हानमा के पास आ चुके होते हैं। इसीलिए ताकेयामा यहाँ पर सुमा सुमा सा दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी होता यह है, एक लड़के ने हैवी थ्रोइंग आयरन बॉल को फेंका होता है, जो कि ये आयरन की बॉल ताकेयामा को लगने ही वाली होती है, मगर उस आयरन बॉल के मुंह के पास पहुंचते ही ताकेयामा तुरंत ही उसे कैच कर लेता है, जिसके बाद ताकेयामा उस आयरन बॉल को बॉक्सिंग स्टाइल में बाकी हानमा की ओर फेंक देता है, मगर बाकी के सामने प्लास्टिक नेट का जाल होता है, जिसकी वजह से वो आयरन बॉल बाकी हानमा के मुंह के पास रुककर नीचे गिर जाती है। खैर इसके बाद ताकेयामा बाकी से कहता है बॉक्सिंग वर्सेस कराटे कौन जीतेगा, आफ्टर ऑल हम दोनों ही जापान के चैंपियन हैं। जिस पर बाकी हंसते हुए कहता है मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, तुम मुझे तुरंत ही हरा दोगे। जिस पर ताकेयामा कहता है हा, फिर से तुम सबको उल्लू बनाने लग गए, मुझे पता है तुम एक टॉप क्लास के एथलीट हो और हम सबको तुम आराम से हरा सकते हो। हा, क्यों ना तुम मुझसे एक बार फाइट करके देख लो, ठीक है? स्कूल के बाद बॉक्सिंग क्लब रूम में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। जिस पर बाकी कहता है हाँ ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगा। खैर स्कूल के आखिरी पीरियड के बाद बाकी हाना बॉक्सिंग क्लब रूम में पहुंचता है, जहां यहाँ पर बॉक्सिंग के कोच साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी बाकी हाना भी कोच की मदद करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर साफ सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त बाकी कोच से कहता है हे, आप तो नेशनल एथलीट रह चुके हो है ना? जिस पर कोच कहते हैं हाँ, मेरे नेशनल एथलीट वाली बात को 25 साल हो चुके हैं। जिस पर बाकी कोच से कहता है क्या आप हमेशा इसी तरह से साफ सफाई का काम करते रहते हैं? जिस पर कोच कहता है वैसे मेरे पास कोई काम नहीं रहता, इसीलिए मैं इस बॉक्सिंग क्लब की सफाई कर लेता हूँ, और इसके अलावा बॉक्सिंग के लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं खुद तो बॉक्सिंग नहीं कर सकता। जिस पर बाकी कहता है क्या आपके समय में बॉक्सिंग करना काफी टफ होता था? जिस पर कोच कहते हैं हाँ, हमारे समय में हमारे पास तो बॉक्सिंग शूज भी नहीं होते थे और हाथ में पंचिंग ग्लव्स भी सही से फिट नहीं आते थे, इसके लिए हमें हाथ में कपड़े पहनकर रखना पड़ता था। बाकी तुमने मेरी साफ सफाई में इतनी मदद की, इसके लिए थैंक यू, तुम काफी एक अच्छे लड़के हो।
खैर इसके बाद बाकी अपने हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेता है क्योंकि वो यहाँ पर ताकेयामा के साथ फ्रेंडली बॉक्सिंग करने के लिए आया होता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है ताकेयामा की, जो कि आते ही हवा में पंचेस की प्रैक्टिस करते हुए कहता है, हा आज तो मजा ही आ जाएगा बाकी हानमा को मारने में। यहाँ पर कोच उसके मुंह से बाकी हानमा का नाम सुनते ही कहते हैं, ताकेयामा क्या तुम बाकी से फाइट करने जा रहे हो? जिस पर ताकेयामा कहता है, आज मैं चैंपियन बाकी से फाइट करने वाला हूँ। खैर यहाँ पर कोच ताकेयामा को बाकी से फाइट करने के लिए रोकते हुए कहते हैं, रुको रुको, तुम बाकी जैसे नौसिखिया से फाइट क्यों कर रहे हो? रुको, उसको चोट पहुंच जाएगी। रुको, तुम्हें उससे फाइट नहीं करना चाहिए। खैर यहाँ पर कोच ताकेयामा के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके जवाब में ताकेयामा अपनी कोहनी से कोच के मुंह पर हिट कर देता है, जिससे कोच के आगे के दांत टूट जाते हैं। कोच के टूटे हुए दांत और ताकेयामा का बिहेवियर देखकर बाकी हानमा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों से ग्लव्स उतारते हुए कहता है, मिस्टर ताकेयामा अब हमारी ये फाइट सीरियस हो चुकी है, चलो आ जाओ इस रिंग में, अब मैं दिखाता हूँ मर्दानगी क्या होती है। बाकी हानमा की मर्दानगी वाली बात सुनकर ताकेयामा भी फुल मूड में आ जाता है। वो अपनी शर्ट फाड़ते हुए बॉक्सिंग रिंग में एंटर हो जाता है। इसके बाद रिंग में खड़े हुए एक लड़के के सर पर हाथ रखते हुए ताकेयामा कहता है, देखो बाकी हानमा, ये लड़का है नेशनल हाई स्कूल का बॉक्सिंग चैंपियन, लेकिन ये लड़का बॉक्सिंग में मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ताकेयामा की इस बात को सुनते ही वो लड़का कहता है, मेरी बेइज्जती करना बंद करो, आ जाओ एक बार मुझसे भी लड़कर देख लो। जिस पर ताकेयामा कहता है, हे मैं तुम पर हिट नहीं करूंगा, बस अगर तुम्हें मेरे पंचेस दिखें तो रिएक्ट जरूर करना। इसके बाद ताकेयामा उस लड़के के मुंह पर अपने सुपर फास्ट पंचेस से और जैब से अटैक करने लगता है। यहाँ पर ताकेयामा के जैब पंचेस इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि इस पर वो लड़का बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता। जिस पर ताकेयामा कहता है, देखा बाकी, ये लड़का तो मेरे पंचेस भी नहीं देख पाया एक चैंपियन होने के बावजूद। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? क्या तुम्हें मेरे पंचेस दिखाई दिए? देखो मेरे पंचेस किसी भी मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा तेज हैं। तो बाकी सुनो, मेरे पंच की ये मूव किसी भी फाइटर को फ्रीज कर सकती है। इवन टॉप क्लास फाइटर भी इस मूव के इम्पैक्ट से नहीं बच सकते। तुम्हें पता है इस मूव को क्या कहते हैं? द लेफ्ट जैब, जिसके बारे में तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। खैर बाकी हानमा को जैब के बारे में ना पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो यहाँ पर जैब के बारे में बात करके अपना ऑरा कम नहीं करता। सो इसके बाद ताकेयामा अपने कोच से कहता है, चलो कोच स्टार्ट करने के लिए घंटी बजाओ। तुम्हें पता तो होगा ही ना, खुद बाकी हानमा ही एक रियल फाइट करना चाहता है, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। सो इसके बाद बॉक्सिंग रिंग में बाकी हानमा बड़े ही आराम से सीधा खड़ा होता है, मगर ताकेयामा फुल बॉक्सिंग करने के मूड में होता है। यहाँ कोच तो इस मैच के लिए घंटी नहीं बजाते, इसीलिए एक लड़का घंटी बजाते हुए इस मैच को शुरू कर देता है। सो जैसे ही ये मैच शुरू होता है वैसे ही पंचिंग पोज में आगे बढ़ते हुए ताकेयामा सोचते हुए कहता है, मेरे खाली हाथों का ये जैब अटैक ह्यूमन के रिफ्लेक्सेस को भी सरपास कर जाता है। और ऐसा सोचने के बाद तुरंत ताकेयामा अपने सुपर फास्ट लेफ्ट जैब पंच से बाकी हानमा के फेस पर अटैक कर देता है। मगर अगले ही पल हम देखते हैं बाकी हानमा बड़े ही आराम से उसके जैब पंच को कैच कर लेता है, जिसे देखकर सभी बॉक्सिंग स्टूडेंट्स और कोच की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाकी ताकेयामा से कहता है, तुम्हारा ये पंच देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम स्लो मोशन में मूव कर रहे हो। सामने से ताकेयामा सोचते हुए कहता है, मैं अपने पंच को छुड़ा क्यों नहीं पा रहा, आखिर कैसे? जिस पर बाकी कहता है, ताकेयामा तुम्हारा सीधा हाथ अभी भी खाली है, तुम उससे मुझ पर पंच नहीं करोगे? हा लगता है तुम अभी से मुझसे डर गए। खैर इसके बाद बाकी ताकेयामा के पंच को अपने हाथों की ग्रिप से दबाने लगता है, जिससे ताकेयामा धीरे धीरे नीचे झुकने लगता है। जिस पर बाकी कहता है, मैं तुम्हारे पंच को और ज्यादा दबाकर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। पता है इस दुनिया में काफी अलग अलग तरह की मार्शल आर्टिस्ट एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बारे में तुम्हारे जैसा नूब बॉक्सर फाइटर कभी भी सोच नहीं सकता। जिस तरह से तुम मेरे नीचे पड़े हो इसे देखकर तो
ऐसा लगता है मैं तुमसे फाइटिंग में 10 साल आगे हूँ। चलो अब तुम्हारे इस हाथ को डिस्ट्रॉय करके देखते हैं। फिर यहाँ पर बाकी हानमा ताकेयामा के पंच को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिससे ताकेयामा का बॉक्सिंग करियर ही डिस्ट्रॉय हो जाता। मगर कोच इस मैच के बीच में तौलिया गिराकर बाकी हानमा को रोकते हुए कहते हैं, बाकी उसे माफ कर दो, भले ही ताकेयामा एक इडियट है, लेकिन इसका बॉक्सिंग में जीतना मेरा एक सपना है। मैं जानता हूँ तुम मुझे बचाने के लिए ताकेयामा को पनिश कर रहे हो, मगर उसे जीतते हुए देखना मेरा सपना है। खैर कोच की ये बात सुनकर बाकी ताकेयामा के गले में हाथ रखते हुए कहता है, वेल ताकेयामा, मैं चाहता हूँ तुम आगे बॉक्सिंग में और नाम कमाओ और पैसा कमाकर तुम्हें कोच के दांत को ठीक करवाना होगा। ठीक है ना, तुम कोच के दांतों को ठीक करवाओगे। खैर इसके बाद इस बॉक्सिंग चैंपियन को बाकी हानमा से सबक मिल जाता है और इसके बाद हम देखते हैं बाकी हानमा स्कूल की दीवार से कूदते हुए बाहर निकल जाता है, जहां स्कूल के बाहर एक आदमी लग्जरी कार के साथ बाकी हानमा का वेट कर रहा होता है। कार का ड्राइवर बाकी से कहता है, मिस्टर ग्रैपलर, मुझे आपको लाने के लिए भेजा गया है। जिस पर बाकी कहता है, हाँ थैंक्स, मैं पैदल भी जा सकता हूँ। बाकी द ग्रैपलर कंटिन्यू इन पार्ट 4।